हैं आर्थिक नियोजन, ठीक है, प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिकल प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग तमाम मुद्दों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत का आर्थिक डेवलपमेंट हुआ है, या फिर जो भारत आज हम लोगों को दिख रहा है उसका स्वरूप कैसे आज विकसित हुआ है। ये तमाम बातें हम लोग इसके माध्यम से जानते हैं। और मित्रों, ये भी बताते हैं आपको कि आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, ठीक है, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो, चाहे वे वनडे का एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना पूरी रहती है। और अमूमन 90% केसेस में यही देखने को मिलता है कि आर्थिक नियोजन से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसी शब्द का मतलब ही समझते हैं कि नियोजन का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। नियोजन का तात्पर्य क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग। अब आप ये बताइए कि जैसे आप कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करना होता है, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप खेल रहे होते हैं, जब आपको कोई मैच खेलना होता है ना, या फिर आपके घर में कोई समारोह हो रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं, 4 लोगों का समूह होता है, सब लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं कि कौन सा कार्य किस समय पर किया जाएगा और उसका क्रम क्या होगा, कैसे होगा, है ना। जैसे मान लीजिए शादी विवाह का ही अगर हम लोग उदाहरण लें, तो अगर बारात के आगमन के समय क्या होगा, फिर जो उसके बाद क्या होगा, इस सारे स्टेप जो है बने होते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे अगर हम लोग कोई अगर मान लीजिए क्रिकेट मैच ही खेल रहे हैं, तो क्रिकेट मैच को कैसे जीतना है ना, क्या योजना बनाए, कौन से बॉलर को पहले उतारेंगे, कौन से बैट्समैन को पहले उतारेंगे, ये सारी रणनीति हम लोग पहले से ही तय कर रखते हैं, है ना। नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम लोग अनियोजित हो जाएंगे, कार्य जो है सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगा और उसका जो परिणाम क्या होगा, आउटपुट बहुत बेहतर नहीं मिल पाता। तो हम लोगों को आउटपुट यानी उसके उत्पादकता, है ना, उसको जो है बेहतर लाना है, उसका परिणाम अच्छा लाना है। और परिणाम को बेहतर करने के लिए हम लोग को कार्य की तैयारी को पहले से ही करना पड़ता है कि कैसे करें। अब देखिए, हम लोग का कंपटीशन ही है, हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी का मतलब ही है कि एग्जाम से पहले क्या क्या आप कर लें कि एग्जाम में जाकर के आप बेहतर कर सकें, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे मिलना तय है। तो नियोजन से तात्पर्य यही है, किसी भी कार्य को, ठीक है, उससे पहले उसका सुव्यवस्थित ढांचा तैयार कर लेना। क्या करना? सुव्यवस्थित ढांचा तैयार कर लेना। तो सुव्यवस्थित ढांचे को, स्ट्रक्चर को तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। और खासतौर से इकोनॉमी में तो बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमेशा पूंजी का अभाव होता है, पूंजी कम होती है और हमारी आवश्यकताएं हमेशा ज्यादा होती हैं। यानी निवेश की जो मांग होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है। और हमारी जो पूंजी है, हमेशा आप देखोगे कि कोई भी कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, इकोनॉमिकल रूप से कितना भी संपन्न क्यों ना हो, लेकिन हर परिवार में लगभग यह समस्या आपको देखने को मिलती है कि जो उनकी आवश्यकता है उसके सापेक्ष पूंजी हमेशा आपको कम ही देखने को मिलती है। तो ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि किसी कार्य को कैसे हम लोग करें कि कम पूंजी में हमें क्या मिले, बेहतर परिणाम मिल सके। तो बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, कम पूंजी में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नियोजन, ठीक है। इससे तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि नियोजन का मतलब क्या होता है। अब देखिए, जब भारत आजाद हुआ है, जिसमें भारत के, ठीक है, अंग्रेजों के मुक्त हुआ भारत, उसमें भारत की आर्थिक स्थिति अगर हम लोग दृष्टि डालें तो भारत की आर्थिक स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। उस समय भारत जो है आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। जो भारत दुनिया के वैश्विक व्यापार में एक बहुत बड़ा भागीदार हुआ करता था, जिसका व्यापारिक लाभ दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ करता था,
जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया कहलाने का तात्पर्य था कि भारत में यहां से जो भी वस्तुएं जाती थी उसके बदले में हमको भारत को क्या मिलता था, बहुमूल्य धातुएं, या तो सोना मिलता था या फिर अन्य बहुमूल्य धातुएं भारत को मिलती थी। यही कारण था कि दुनिया के अन्य देशों से भारत में लगातार सोने आ रहा था और भारत से वस्तुएं उत्पादित होकर के दुनिया में जा रही थी। जबकि आप आजादी के समय देख रहे हो कि भारत से सोना दुनिया में जा रहा है और दुनिया से वस्तुएं भारत में आ रही हैं। तो इस कार्य को संपन्न करने में सबसे बड़ा योगदान जो है अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार का है कि कैसे भारत के घरेलू उद्योग को जो है उसकी कमर तोड़ के, कैसे उसको नष्ट करके यूरोप के बने हुए, ब्रिटेन के बने हुए इंडस्ट्रियों के उत्पाद भारत में कैसे बेचे जाएंगे, भारत का बाजार कैसे विकसित किया जाएगा। इस सारे हिस्ट्री को लेकर बैकग्राउंड में, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने जो है भारत में क्या क्या किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत पूंजी के अभाव में झेल रहा है। कैसा देश बन गया है, पूंजी के अभाव वाला देश है। निम्न हमारी आय है, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय भी निम्न है, हम लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न है, जबकि जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है। लगभग 32 करोड़ जनसंख्या है आजादी के समय की। लेकिन इस 32 करोड़ जनसंख्या के पेट की भरपाई कर पाना भी बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। क्यों? क्योंकि पेट की भरपाई करना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि भारत में उत्पादन बहुत अच्छा नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि भारत का जो बहुत बड़ा कृषि उत्पादन क्षेत्र था वह कहां चला गया? वह चला गया पाकिस्तान के पास। और ऐसी स्थिति में भारत जो है खाद्यान्न के संकट के दौर से गुजरेगा और भारत को बहुत बेहतर खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर पाने के कारण खाद्यान्न संकट से झेलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत जो है मजबूरन दुनिया के बहुत सारे देशों से जो है क्या करता है, खाद्यान्न की सहायता प्राप्त करता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र है जो कि उसमें पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है, कैसा क्षेत्र था? पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था। और ये जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान इस समय है यह पश्चिमी पाकिस्तान था। अब देखो जो पूर्वी पाकिस्तान है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियों का मैदानी क्षेत्र है। कहां पे? बांग्लादेश जो वर्तमान का है। और ये उस समय भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। और यह उपजाऊ क्षेत्र आजादी के साथ साथ ही भारत के विभाजन के साथ किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास, है ना। और वहीं जो पश्चिमी पाकिस्तान था उस समय, ये जो हिस्सा पाकिस्तान का है यह भी क्षेत्र सिंधु नदी का विशाल मैदानी भाग है जो पंजाब का क्षेत्र है। और यह भी क्षेत्र कहां चला गया? पाकिस्तान के पास। तो भारत के दो महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र, कृषि संपन्न क्षेत्र किसके पास चले गए हैं? पाकिस्तान के पास चले गए हैं। और भारत के पास बचता है गंगा का ये मैदान, इधर सतलज का पंजाब का क्षेत्र का मैदान, ठीक है, महानदी गोदावरी और कृष्णा के मैदान, थोड़ा बहुत कावेरी के मैदान, जो कि उस समय कृषि में विकसित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। एक तमाम जो है कारण बन जाते हैं भारत के खाद्यान्न संकट का। और इस खाद्यान्न संकट की भरपाई करने के लिए भारत के पास इतनी पूंजी भी नहीं है कि भारत क्या कर सके, इस खाद्यान्न का कलेक्शन दुनिया के अन्य देशों से कर सके। तो हमने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने हमारी सहायता भी की थी। उस दौर में हमको जो है लगातार 30 सालों तक मुफ्त में खाद्यान्न भी प्रदान किया है अमेरिका। ये बाद में एक कर्ज के रूप में, जब हमारे पास पूंजी होगी तब हम उसकी वापसी करेंगे। अब देखो देश के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग क्या करें। देश का आर्थिक विकास करना है और यह आर्थिक विकास करने की बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का सामना करने के लिए हमको बहुत
यह अनिवार्य हो जाता है कि हम लोग क्या करें, प्लानिंग करें कि कैसे इस कम पूंजी में हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, जिससे हमारी आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके। अब देखो इसके लिए जो है भारत में हालांकि बॉम्बे प्लान एक बना हुआ था, ठीक है ना, 1946 में बॉम्बे प्लान, ठीक। ये भारत के 8 उद्योगपतियों का समूह था। इसमें 8 उद्योगपतियों ने मिल करके यह संकल्पना की थी कि हम लोग भारत का डेवलपमेंट मिल करके करेंगे। लेकिन क्या इन उद्योगपतियों से ही भारत का विकास हो पाता, या फिर भारत सरकार अगर इन्वेस्ट नहीं करती तो क्या प्राइवेट सेक्टर ही डेवलप हो जाता। और आप जानते हो कि आजादी के बाद हमने जो इकोनॉमी का संगठित मॉडल लिया, वह कौन सा संगठित मॉडल था मेरा, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप हम लोगों ने लिया। और हमारा जो झुकाव है वो समाजवाद की तरफ ज्यादा है। और उस समय दुनिया का जो समाजवादी विचारधारा का पोषक देश था, जो उसका प्रचार प्रसार करने वाला देश था, वह था सोवियत संघ। सोवियत संघ दुनिया में लगातार समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है और दुनिया के जो समाजवादी देश हैं उन देशों को वह वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। और हम भी समाजवादी देश थे, क्योंकि हमारा भी मानना है कि भले ही हम लोगों का झुकाव जो है किसके तरफ था, भले ही मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल हमने अपना लिया, किन्स का मॉडल अपना लिया, ठीक है, लेकिन हम लोग का झुकाव पूर्ण समाजवाद की तरफ ज्यादा है। तो उसी सोवियत संघ से प्रभावित होकर के भारत सरकार भी ठीक उसी के डेवलपमेंट के मॉडल को अपनाने का प्रयास करती है। और सोवियत संघ से प्रभावित होकर के ही केसी नियोगी समिति की अध्यक्ष समिति गठित किया गया और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग मित्रों आप जानते हैं कि यह गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो इसका गठन कैसे किया गया? इसका गठन भारत सरकार के कैबिनेट के प्रस्ताव पे आधार पर किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है, और इसका एक उपाध्यक्ष होते थे और बाकी इसके मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। दूसरी संस्था का गठन किया गया इसी समय राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री। और इसके मेंबर हुआ करते हैं, आज भी यह संस्था मौजूद है, इसके सदस्य हैं और ये सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, और जो राज्य नहीं है और केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल, और दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री इसमें भी शामिल हैं। तो यह एक संघीय संस्थान है, ठीक है। हालांकि इसका भी भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है, और न ही योजना आयोग का उल्लेख है। एक तीसरी वित्तीय संस्थान इसी समय है, हालांकि संविधान में ही गठन कर दिया गया है, और वह है वित्त आयोग, ठीक है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है उसी समय। इसके भी कार्य को समझेंगे, योजना आयोग को भी समझेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद को भी समझेंगे। आइए देखते हैं योजना आयोग। योजना आयोग का जो कार्य है उस समय यह है भारत सरकार के लिए योजना बनाना, है ना, क्या करना? योजना बनाना, उसका स्वरूप निर्धारित करना, उसका स्ट्रक्चर निर्धारित करना, उसके क्षेत्र को डिसाइड करना कि किस सेक्टर में भारत सरकार इन्वेस्ट करे कि भारत का डेवलपमेंट हो सके, भारत का विकास हो सके। ऐसे में योजना आयोग का रोल बहुत बड़ा था और यह योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग जो भी स्ट्रक्चर डिसाइड करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं पर संस्तुति प्रदान करती है। क्या करता है?
योजनाओं की संस्तुति, संस्तुति मतलब परमिशन देना। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो योजना आयोग है यह भारत सरकार की संस्था है पूरी तरीके से, जबकि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यह संघीय संगठन है। कैसा है? संघीय संगठन है। और अगर राष्ट्रीय विकास परिषद से किसी भी योजना को परमिशन मिल गई, इसका मतलब है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी अनुमति दे दी है, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य है और किसी भी केंद्रीय योजना को संपन्न बनाने के लिए, ठीक है, राज्यों का सहयोग भी जरूरी है। अगर ऐसे में राज्य सहयोग नहीं करते हैं तो क्या हम लोग किसी योजना को सफल बना पाएंगे? नहीं, संघीय राज्य में ऐसा संभव नहीं है, है ना। ये बात अलग है कि संविधान जो शक्तियों का झुकाव है केंद्र की तरफ ही रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य भी अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। तो ये मुख्य कार्य है योजना आयोग का और राष्ट्रीय विकास परिषद का। अब ऐसे दौर में भारत ने सोवियत संघ की तर्ज पर अपने यहां भी योजनाएं योजना आयोग के माध्यम से बनाना प्रारंभ करता है। अब देखो तीसरी संस्था जो आपके है वित्त आयोग। वित्त आयोग संघीय राज्य का प्रतीक है, ठीक है। ये जो संघीय हमारा वित्तीय ढांचा है, इस वित्तीय ढांचे का यह प्रतीक है। इसे वित्त आयोग के माध्यम से भारत में केंद्र और राज्य के मध्य वित्त के बंटवारे का प्रावधान किया जाता है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका एक अध्यक्ष होता है, बाकी इसके मेंबर होते हैं, ठीक, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्रियों को शामिल किया जाता है। और वित्त आयोग अपनी संस्तुति राष्ट्रपति को देता है और संस्तुति जो है संसद में जाती है। अगर वहां से यह संस्तुति मान ली गई, इसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसी आधार पर केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारे कर दिया जाते हैं, ठीक है। तो वित्त का बंटवारे का जो प्रावधान भारत में किसके माध्यम से होता है? वित्त आयोग के माध्यम से। वित्त आयोग का संघीय ढांचे का क्या है? प्रतीक है। तो इसका मुख्य कार्य यही है। इसमें आपका 15वां वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है ना। इसके पहले 14वां वित्त आयोग अभी चल रहा है, 2020 तक चलेगा, जिसके अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी थे। उनकी संस्तुतियां मान ली गई हैं और 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही 42% राज्य को जाता है। भारत सरकार के टोटल इनकम का 42% किसका है? राज्यों का, है ना। ये बहुत बड़ा जो है अभी तक का रहा है अंश शेयर राज्यों का। तो ये लगातार जो है वित्त आयोग अपनी सिफारिश करता रहता है और उसके आधार पर ये सारी संस्थितियां देता रहता है। तो ये 3 बड़ी वित्तीय संस्थाएं, जिसमें से वित्त आयोग संवैधानिक संस्थान है, योजना आयोग गैर संवैधानिक, राष्ट्रीय विकास परिषद भी गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद वर्तमान में है, लेकिन अब योजना आयोग के स्थान पर इस समय भारत में है कौन सा आयोग? नीति आयोग। कौन सा आयोग का गठन हो चुका है? नीति आयोग का गठन हो चुका है, ठीक। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। कभी कभी हम लोग एग्जाम में इसका फॉर्म पूछ लेता है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्थान है कि संवैधानिक संस्थान है। तो नीति आयोग भी गैर संवैधानिक संस्थान है, जैसे कि योजना आयोग। तो जिस प्रकार योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक उसी प्रकार नीति आयोग भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब वैसे ही संस्था है तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग के गठन करने का क्या मतलब है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है भारत पर? फर्क पड़ता है। नीति आयोग और योजना आयोग में आइए देखते हैं क्या अंतर है। योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री
और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री। ठीक, यहां तक तो बात कॉमन है कि इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और इसका भी एक उपाध्यक्ष होता है और इसका भी नीति आयोग का भी एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक, इसका भी उपाध्यक्ष और उसका भी उपाध्यक्ष होता है। चलिए यहां तक तो बात कॉमन है। लेकिन नीति आयोग का कार्यकारी अधिकारी होता है, जबकि योजना आयोग में कार्यकारी अधिकारी जैसा प्रावधान नहीं था। ये एक अंतर हो गया। अगला अंतर है कि इसके सदस्य के रूप में अर्थशास्त्रियों को शामिल किया जाता था। जिसको भारत के प्रधानमंत्री को जरूरत महसूस होती थी, उसके मेंबर बना दिया योजना का। लेकिन इसके सदस्य के रूप में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो परमानेंट मेंबर हैं और वो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके क्या हैं? सदस्य हैं। दिल्ली और केंद्र शासित पांडिचेरी के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य हैं, है ना। और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं वो भी इसके सदस्य हैं। साथ ही साथ इसमें कैबिनेट से भी सदस्यों को शामिल किया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, और इसमें अर्थशास्त्रियों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, और इसमें कुछ गेस्ट के रूप में भी जो है सदस्यों को शामिल किया गया है। अब वो गेस्ट सदस्य क्या होंगे? सब प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर है। तो जो योजना आयोग सिर्फ भारत सरकार के केंद्रीय संस्थान थी, वही नीति आयोग जो है एक संघीय संस्थान में बदल गया। पहला अंतर तो ये हो गया क्योंकि हम एक संघीय राज्य हैं। भारत कैसा राज्य है? एक संघीय राज्य है, और संघीय राज्य के लिए जरूरी था कि संघीय संस्थान भी हो, और यह संघीय संस्थान हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है कि योजना आयोग का कार्य है योजना बनाना। क्या कार्य है? योजना बनाना। जबकि नीति आयोग का कार्य है थिंक टैंक के रूप में काम करना, है ना। थिंक टैंक का मतलब यह है कि एक विचारणीय, ठीक है, संस्था के रूप में कार्य करना। क्या करेगी? भारत सरकार को यह अपना विचार विमर्श देगी, अपनी जो है संस्तुति देगी, ठीक, जो भी रिकमेंड होगा सुझाव देगी आर्थिक मामलों के लेकर के। तो मुख्य कार्य इसका सुझाव है, क्योंकि थिंक टैंक ऐसा टैंक है जो क्या करेगा? सोचने विचारने का काम करेगा कि भारत का डेवलपमेंट कैसे हो। और योजना आयोग ने, वित्त आयोग ने संस्तुति भी की कि भारत के आर्थिक विकास में सिर्फ सरकारी निवेश को शामिल करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है, और उस योगदान को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये योजना आयोग और नीति आयोग का थोड़ा सा डिफरेंट जो मूल अंतर है उसको हम लोगों ने समझा। अब इसी योजना आयोग के जो है प्रारूप, जो विभिन्न योजनाओं का ये डिसाइड करेगा, उस प्रारूप को भारत सरकार लागू करेगी, है ना। और उसके आधार पर भारत के आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाएं का जो प्रारूप है, स्ट्रक्चर है, ये कौन तैयार करता है? योजना आयोग। और इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के आधार पर, इन्हीं के संरचनाओं के आधार पर भारत के आर्थिक विकास का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उसमें किया गया। हालांकि अब योजना आयोग तो रहा नहीं। तो अगले वीडियो में मित्रों आपसे फिर जो मुलाकात होगी वह इसी को लेकर होगी, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, ये अभी तो उसका बेस समझा हम लोगों ने, किन संस्थाओं के आधार पर है, कैसे ये जो है सारी चीजें हो रही है, आर्थिक नियोजन का तात्पर्य क्या है, उसका क्या मतलब है
है ना, क्या अभिप्राय है, इस सारी बातों को हम लोगों ने इस वीडियो में समझा। ठीक है, तो अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।